अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिमिलैरिटीज़ ढूंढिए ज़रा। यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। यहाँ पर एक शख्स जो है वो रस्सी को गोल गोल घुमा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। यहाँ पर एक लड़की बाल्टी में पानी भर के गोल घुमा रही है और बाल्टी से पानी नहीं गिर रहा है। यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक कार जो है वो रोटेट करती है, गोल घूमती है। और यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का ड्रायर और उस ड्रायर के अंदर मिस्टर बीन है जो कि रोटेट कर रहे हैं। तो क्या सिमिलरिटी है इन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर? तो याद रखिए, इन सारी की सारी एग्जाम्पल्स में एक फ़ोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है रिवॉल्व करवाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए, या किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। और आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम लोग इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो वर्ड है ना सेंट्रीपिटल, यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है ना सेंटर, ये तो आप समझ जाएंगे ये तो सेंटर को शो कर रहा है, दायरे को शो कर रहा है। और ये जो पिटल का वर्ड आ रहा है, ये वर्ड जो है वो शो करता है सीकिंग को। सीकिंग यानी कि ढूंढने वाली या उसकी तरफ जाने वाली। तो एक्चुअली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल। दैट्स वाई इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन सेंटर सीकिंग फोर्स, मीन सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स। अगर प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जाए तो ये वो फोर्स है जो कि कॉज करती है एक ऑब्जेक्ट को टू मूव अलोंग अ कर्व, किसी कर्व में मूव करवाती है, किसी कर्व पाथ में मूव करवाती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप पिछली एग्जांपल्स को अगर नोट करें तो कुछ एग्जांपल्स के अंदर पूरा रोटेशन हो रहा था, पूरा सर्कुलर पाथ बन रहा था, और कुछ में सिर्फ जो पाथ है वो कर्व हो रहा था। तो याद रखिए, वो फोर्स जिसकी वजह से कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और याद रखिए, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है सेंटर की तरफ, और जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। और गौर से देखो कि तो जो इसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसको मैंने वीटी से शो करा है, वो हमेशा हमेशा सर्किल के टेंजेंट आ रही है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि सर्किल के एक पॉइंट को टच करे। तो आप नोट कर सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, और जो वेलोसिटी है उस बॉडी की वो हमेशा आपको नज़र आ रही है टेंजेंट टू द सर्किल। तो अगर हम फार्मूला देखना चाहें सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसी सर्किल की एग्जांपल को देख के आप समझ सकते हैं। फार्मूला होता है, पहले तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को शो करते हैं एफ सी से, जो कि यहाँ पे आपको सर्किल पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है एफ सी। और ये बराबर होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसके मैग्नीट्यूड का करते हैं स्क्वायर और डिवाइड कराते हैं आर से। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली बराबर होती है एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, और रेडियस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज़ एम? एम हो गया उस बॉडी का मास जो कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, और वी जो है वो हो गई स्पीड कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसकी क्या स्पीड या वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है, और आर जो है वो इस सर्किल में आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है उस सर्किल का रेडियस। तो इसको हम लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, वैसे एक और फार्मूला भी होता है, वो लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा समझने में दुश्वारी होगी। तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। तो अगर इन सारे केस को दोबारा से देखें तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इस शख्स का हाथ अप्लाई कर रहा है, तभी ये गोल गोल घूम रही है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हर प्लैनेट के ऊपर सन अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये लड़की अप्लाई कर रही है, ठीक है, और सेंटर की तरफ खींच रही है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यकीनन सेंटर से लग रही होगी जो कि रिवॉल्व हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके गोल घुमाता है। तो याद रखो, कभी भी किसी बॉडी को अगर कर्व पाथ में मूव कराना है तो सेंटर से एक फोर्स लगानी पड़ती है, और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यकीनन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है
तो उसकी वजह से कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा, और वो जो एक्सेलरेशन है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी जो दोनों वर्ड आ रहे हैं सेंट्रीपिटल, वो सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। द एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी only due to the rate of change in direction of velocity is called centripetal acceleration। अब याद रखो कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी है स्पीड के चेंज होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज होने की वजह से। और पता है ना आपको, वेलोसिटी बेसिकली दो चीज़ों को मिला के बनती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। किसी भी बॉडी के अंदर अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो देखो तीन तरीक़ों से होता है, तीन वजूहात से होता है। या तो स्पीड बढ़ जाए, या तो स्पीड कम हो जाए, और तीसरा एक तरीके कार है या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तब भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये होती है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक्चुअली किसके चेंज की वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की चेंज की वजह से। अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करो, सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होती है तीन तरीक़ों से, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का कम होना, या डायरेक्शन का चेंज होना। और इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली डायरेक्शन ही चेंज होती है। अच्छा जी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। हो तो इसके नाम में सेंट्रीपिटल आ रहा है तो आप वैसे ही समझ जाओ, या सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ट्रैक। जो भी ट्रैक है, जो सर्कुलर पाथ है, उसके सेंटर की तरफ अप्लाई होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला देखें, क्योंकि बाद में हमें उसे प्रूव भी करना है, तो पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे ए और सबस्क्रिप्ट में सी लिखा हुआ होता है, इससे शो करते हैं, और ये बराबर होता है v²/r के। अगर लीनियर स्पीड आपको पता है, v पता है, तो उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है r से, तो आपके पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इससे पहले मैंने बताया था ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी। वैसे F बराबर होता है ma के ना, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो FC बराबर होगा MAC के। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बताया ना क्या होता है, v²/r। तभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था ना वो ये आया था mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली इसके बराबर होती है। ठीक है ना, लेकिन साबित करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला तो चलो हमने एक्सेलरेशन से निकाल लिया, बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r कहाँ से आया, उसके लिए आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्किल सपोज कर रहे हैं, सर्किल का जो सेंटर है वो O के बराबर है, और सर्किल का जो रेडियस है वो बराबर है R के। ठीक है ना, ये आ गया R, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसी पर एक पॉइंट मौजूद है जो कि गोल मूव करेगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये मैंने जो है ना एक बॉल या एक बॉडी कोई भी सपोज कर ली है। तो फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है वो यहाँ पर जो है इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी है वो लगातार रिवॉल्व कर रही है। अब आप ये सपोज कर लो। ठीक है ना, तो पहले मैं इसको रोक के एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ जहाँ पर ये बॉडी मौजूद होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये मौजूद है पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होगी, है ना, टेंजेंट होती है ना, जो वेलोसिटी होती है हमेशा टेंजेंट की तरह होती है, यानी कि एक ऐसी सीधी लाइन बनाओ इस पॉइंट के ऊपर जो सिर्फ सर्किल के एक पॉइंट को टच करे। इससे पहले मैंने जो एनिमेशन वाली दिखाई थी ना वीडियो, उसके अंदर भी आपने देखा था कि जो वेलोसिटी थी वो हमेशा जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर आ रही थी। तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, उसको हमने नाम दे दिया v1। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मूव करते करते पहुंच जाती है पॉइंट बी पर। यही बॉडी मूव करते करते पहुंच जाएगी पॉइंट बी पर। तो कुछ ना कुछ फासला तय करा उसने, जो फासला तय करा लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसको एस से शो कर देंगे, लीनियरली उसने कितना फासला तय करा है। और जब वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंचा है तो रेडियस तो सेम ही रहेगा उसका, जितना ओ से लेके ए तक का फासला है उतना ही ओ से लेके बी तक का भी फासला है, रेडियस तो सेम रहता है। और बी पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है आप टेंजेंट बना के चेक कर लो, ये आ गया एक और टेंजेंट, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे v2 का। तो सबसे पहले हमारी सपोजिशन में एक बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद थी, वेलोसिटी थी v1, फिर s फासला तय करके पहुंची पॉइंट बी पर और वेलोसिटी हो गई v2। और याद रखिए कि o से लेके a और o से लेके b तक का फासला जो है वो तो रेडियस ही होता है। ठीक है ना, एक ट्राइंगल तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, ट्राइंगल OAB। एक ट्राइंगल मैं और बनाऊंगा v1 और v2 को इस्तेमाल करते हुए। यही जो v1 और v2 है इसको इस्तेमाल करते हुए एक ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये जो v1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमें v1 और v2 की मदद से ट्राइंगल बनाना है। तो ये आ गया v1, ठीक है, इस तरीके से आ गया सीधा सीधा।
और फिर टेल से टेल मिलाते हैं V1 की V2 से, तो V2 यहाँ पर आके इसकी टेल मिल गई। और दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो दोनों के हेड को कंबाइन करने से मिल सकता है, जो भी डिफरेंस है। तो V1 के हेड को V2 के हेड से मिलाओ या V2 के हेड को V1 के हेड से मिलाओ, इसको हम नाम दे देंगे डेल्टा V का। सही ना, एक और ट्राइंगल बन गया। और ये जो ट्राइंगल बना है वो वेलोसिटीज़ से बना है, जो वेलोसिटीज़ थी पॉइंट A और पॉइंट B की। बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये हो गया V1 हो गया, V2 हो गया डेल्टा V, और पॉइंट को हमने नाम दे दिया PQR, ताकि दोनों ट्राइंगल आपको क्लियरली नज़र आ जाएं। ठीक है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखो ना, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक ख़ास किस्म के ट्राइंगल हैं जिन्हें कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाते हैं। OAB भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और PQR भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे? OAB के अंदर OA और OB बराबर हैं क्योंकि दोनों ही R के बराबर हैं। और अगर PQR को देखो तो PQR के अंदर V1 और V2 की लंबाइयाँ बराबर हैं। याद रखो, V1 की जो लंबाई है, यानी कि V1 का जो मैग्नीट्यूड है, वह एक्चुअली बराबर है V2 के मैग्नीट्यूड के, यानी कि लंबाई के। तो दोनों की लंबाई को एक कॉमन नेम दिया जा सकता है V के बराबर। ये एक ही वेलोसिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होना है, बाकी A और B के ऊपर जो वेलोसिटी थी उसकी मिकदार तो बराबर ही है। मैग्नीट्यूड या स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो याद रखिए, जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों के बराबर ही होंगे। ठीक है ना। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको यूज़ करते हुए हम जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, प्रूफ कह लो या डेरिवेशन कह लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सबसे पहली बात यह है कि ज्योमेट्री के मुताबिक अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों, मैं लिख देता हूँ, फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशोज बिटवीन टू रिस्पेक्टिव साइड्स, एक जैसी साइड रिस्पेक्टिव साइड्स जो हैं उनके दरमियान का रेशो आर इक्वल। रेशो हमेशा बराबर होता है। किसी ट्राइंगल के अगर दो एक जैसी साइड्स का रेशो लिया जाए तो बराबर आता है। और वो कब होता है? जब दो ट्राइंगल कैसे हों? दो सिमिलर ट्राइंगल्स हों। तो अब आपके सामने दो सिमिलर ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। कंपेयरिंग ट्राइंगल, पहले वाला ट्राइंगल का नाम है OAB, ट्राइंगल OAB, और इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक दूसरे ट्राइंगल से, और वो ट्राइंगल है PQR। ठीक है ना। इनको हम आपस में कंपेयर करवाएंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें मैं वो वाली साइड लिख रहा हूँ जो कि बराबर नहीं है। देखो, OA और OB तो आपस में बराबर हैं, लेकिन AB की लंबाई डिफरेंट है, तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया। रिस्पेक्टिव साइड का मतलब ऊपर में वाली साइड लिख रहा हूँ जो बराबर नहीं है, और नीचे कोई भी वो साइड लिख रहा हूँ जो बराबर है। तो OA लिख दो या OB लिख दो, दोनों में से जो भी चाहो लिखो। तो फॉर एग्जांपल मैं OA लिख देता हूँ। अब मैंने पहले वाले ट्राइंगल की साइड्स का रेशो निकाला। कैसे निकाला? ऊपर वो साइड लिखी जो बराबर नहीं है और नीचे वाली साइड लिखी जो बराबर है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ये हमेशा इक्वल होगी दूसरे ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशो के। रिस्पेक्टिव का मतलब अब दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड ऊपर आएगी? जो बराबर नहीं है। कौन सी साइड बराबर नहीं है? QR बराबर नहीं है, डिवाइडेड बाय, और PR और PQ बराबर है। नीचे हम वाली साइड लिखते हैं जो बराबर है, तो PR या PQ में से कुछ भी लिख दो, तो हम यहाँ पे PQ लिख देते हैं। ओके, ये है थ्योरम कि जो रेशो होता है रिस्पेक्टिव साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल का, वो हमेशा बराबर आता है। तो ऊपर हमने वाली साइड लिखी जो बराबर नहीं है, और नीचे वो वाली साइड लिखी जो बराबर है। अच्छा जी, AB किसके बराबर है? A से B तक को हमने नाम दिया हुआ है S का, मैग्नीट्यूड जो है उसका, और O से A तक को हमने नाम दिया हुआ है R का, तो ये आ गया S/R। यहाँ पे QR लिखा हुआ है। QR जो है वो एक्चुअली बराबर है डेल्टा V के, डिवाइडेड बाय, और नीचे जो है वो PQ आएगा। PQ जो है वो एक्चुअली V2 है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम तो सिर्फ मिकदारें लिख रहे हैं, तो जो V1 का मैग्नीट्यूड है वो V2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को एक सिंपल नेम दे दो। मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ तो बराबर है ना, V1 और V2 दोनों की लंबाई बराबर है। तो इधर हम लिख देंगे उसकी जगह पे V, ना V1 लिखेंगे ना V2, बल्कि दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों को एक कॉमन नेम देंगे V के बराबर।
यहाँ से एक काम कर लो, आप डेल्टा वी को अलग कर लो, तो डेल्टा वी अलग होगा तो ये आ जाएगा वी मल्टीप्लाई में चला जाएगा एस ओवर आर के साथ। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू एस ओवर आर, ठीक है ना। इसको दोबारा भी लिख देते हैं, ये देखो डेल्टा वी बराबर आ गया v इंटू एस ओवर आर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड बाय डेल्टा टी से डिवाइड कराएंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कराएंगे। ये हो जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा v इंटू एस कर लो, और नीचे आ जाएगा r तो लिखा हुआ था, साथ में आ जाएगा डेल्टा टी। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि एक्चुअली बराबर होता है एक्सेलरेशन के। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस ओवर डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्चुअली ये स्पीड के ही बराबर होता है। अगर आप उस वो कह लो कि भाई ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मेंशन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद रखो जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है उसको हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, और पता है सेंटीमीटर है तो सी लगाएंगे, और v यानी कि स्पीड बराबर होगा s अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू वी इंटू आर इंटू वी, मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया v स्क्वायर ओवर आर। तो यही वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि आप स्पीड का स्क्वायर करें और डिवाइड कराएं रेडियस से, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। लेकिन याद रखिए ये किसके टर्म्स में आया है, ये आया है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी कर लो, उसके लिहाज से आया। बट अगर मैं चाहूँ एक फार्मूला आ जाए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एक फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओमेगा से शो करते हैं, तो अब जो फार्मूला बनेगा वो आप याद रखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, v बराबर होता है आर ओमेगा के। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो ए सी बराबर आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइड बाय आर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर हुआ कैंसिल। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर के। एक ये फार्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 1, और एक ये फार्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। सो यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट सेंटीमीटर फोर्स एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर तैयारी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।